नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज देश के सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे की हम चर्चा करने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत जबरदस्त सियासी दांव देश में चला है। पहली बार इस देश में गरीब सवर्णों को यानी आर्थिक आधार पर सवर्ण जातियों को आरक्षण देने का एक नया फार्मूला मोदी सरकार ने खोज लिया है और 10% का आरक्षण आर्थिक आधार पर सवर्णों को मिलने जा रहा है। यह आरक्षण सवर्णों के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी, लेकिन इस डिमांड को पहली बार कंसीडर करते हुए मोदी सरकार ने अब यह तय किया है कि संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 15 और 16 जो संविधान में इस बात की बाध्यता देता है कि 50% से ज्यादा देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसको परिवर्तित करते हुए अब 10% का इसमें इजाफा करने की तैयारी है। कल लोकसभा में यह अध्यादेश लाया जाएगा और इसको लोकसभा में पेश करने की तैयारी है। उसके बाद यह राज्यसभा भी जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर इस देश में आरक्षण पर कोई सरकार केंद्र में इतनी महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। आरक्षण के 2 क्राइटेरिया तय होंगे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में, वो भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गरीबी के आधार पर होगा। जिनकी 5 एकड़ से कम जोत है, जिनके पास शहरों में 1000 स्क्वायर फीट से कम मकान है, गैर नोटिफाइड इलाकों में जिनके पास 2000 स्क्वायर फीट के मकान है, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण के दायरे में लिया जाएगा 10%। सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल इस बात के खड़े होते हैं, पहला सवाल इस बात का है कि आरक्षण जो 10% लोगों को मिलेगा, क्या इनकी जातिगत जनगणना हुई है? दूसरा सवाल, मुसलमानों का क्या होगा? उनके लिए क्या प्रोविजन है? क्या मुसलमानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ हिंदुओं तक ही सीमित रहेगा? दूसरी चीज यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट और भारत का संविधान इस बात के लिए ताकीद करता है कि 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन ना हो और सरकार के पास बहुमत भी दोनों सदनों में नहीं है, उच्च सदन में, तो क्या सरकार इसको पास करा पाएगी या दूसरे बिलों की तरह यह भी लटक जाएगा? और तीसरी बात यह है कि क्या इससे वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा कि वाकई में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको गरीबी के आधार पर आरक्षण की ज़रूरत है, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। तो इसके लाने के पीछे क्या मकसद सियासी है? क्या सियासी फायदा उठाना है? और क्या ये SC/ST एक्ट में परिवर्तन के काउंटर के लिए लाया गया है? इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले आज के बयानात सुनिए, फिर एक बहुत दिलचस्प डिबेट बहुत महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट गेस्ट स्पीकर्स के साथ मैंने आज आमंत्रित की हुई है। आज गरीब सवर्णों की भी सुध लेकर के उन्होंने एक बार फिर से चरितार्थ कर दिया कि सच्चे दिल से उनका नारा सबका साथ सबका विकास, उस सबका साथ सबका विकास में गरीब सवर्णों को भी विशेष जो आरक्षण 10% दे करके उनके दुख को दूर करने की, उनकी कठिनाइयों का समाधान का एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके लिए अभिनंदन है मोदी जी का। बनाने की बात जानते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण होने चाहिए। संवैधानिक लिए संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करें, कैसे हो जाएगा संविधान में संशोधन? कल ही आएगा राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आने दो यार, कुछ अभी है तो उसे तो कर नहीं पा रहे। लेकिन सर, रिजर्वेशन को देखकर आपको लगता है कि समाज को बांटने की एक कोशिश है? अभी नहीं, जब आएगा सामने तब मैं कहूंगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आने तो दीजिए, जरा सा देख तो लें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तभी तो उसको जवाब दें। भाई आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि 50 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। क्या ये चुनावी दांव है या वाकई में गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर हिंदुस्तान की हुकूमत गरीब सवर्णों को उनके अधिकार देना चाहती है? इसमें क्या राजनीति है? इन सब विषयों पर तमाम आज हम इस फैक्टर पर चर्चा करेंगे। सुरेश श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक सिंह, अब्बास अली जैदी, अवधेश वर्मा, असीम पांडे, अजीत सिंह राणा, जावेद अहमद, रामेश्वर पांडे, सीबी पांडे और सुधींद्र भदौरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सुधी मेहमानों का। आप सब ने आज शाम अपना बहुत कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए निकाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अब सब एक सार्थक परिचर्चा इस डिबेट के माध्यम से करके जनता तक क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद। सुरेश श्रीवास्तव जी, डिबेट आपसे ओपन करते हैं। पहला सवाल है आपसे कि
आरोप लग रहा है मोदी सरकार पर कि SC/ST एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर जो सवर्णों में नाराजगी है उसको दूर करने के लिए आपने एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की और आप ये सवर्ण आरक्षण लेकर आ रहे हैं। लेकिन गरीबी के आधार पर कैसे तय करेंगे और क्या कोई जातिगत जनगणना है? ये पता कैसे चलेगा कि गरीब सवर्ण कौन है? क्राइटेरिया क्या है? ब्रजेश जी, जो लोग राजनीति में काम करते हैं वो परिपक्व अगर होते हैं तो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। आज मोदी जी ने कैबिनेट में जो फैसला किया कि हम आर्थिक आधार पर 10% लोगों को उच्च शैक्षिक संस्थानों में और नौकरियों में हम आरक्षण देंगे, ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी और कोई भी सरकार लोकहित के खिलाफ नहीं जा सकती है, जनता की आवाज़ को नहीं नकार सकती है। और इसलिए मोदी जी का जो फैसला सराहनीय है, अभिनंदनीय है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों के मार्गदर्शक जिनके हम अनुयायी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शुरू में ही कहा था कि हमको उन लोगों की जो पैर में बेवांजा फटी हुई हैं ऐसे लोगों अच्छा, सवर्ण कौन है कैसे तय करोगे आप? फिर इसमें गुजर भी आएंगे, फिर पाटीदार भी आएंगे, मराठा भी आएंगे, जाट भी आएंगे, कौन कौन कैसे, मतलब क्राइटेरिया क्या है इसका, मतलब फंक्शनिंग क्या होगी? ब्रजेश जी, जो आज बात कही गई है कि 10% गरीबी के आधार पर हम आरक्षण सवर्णों को देंगे। अच्छा, इसमें मुसलमानों को मेरी बात सुन लीजिए। उस सवर्ण में केवल हिंदू नहीं कहा जा सकता है, ये कहीं पर नहीं कहा है। उस सवर्ण के अंदर मुसलमान भी हो सकता है। कैसे, मतलब मुसलमानों में है कोई सवर्ण का कोई क्राइटेरिया? आप बताएं। भाई, मुझे तो बड़ी हैरत है ब्रजेश भाई कि आदरणीय इतने बड़े और सीनियर लीडर हैं, आप जो बात कह रहे हैं संविधान की जो मूल मंशा है ये क्यों नहीं मान लेते आप कि आरक्षण जो है कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये उन लोगों को सामाजिक न्याय देने की बात है कि जिन्होंने हजारों हजार साल आज तक कि जिनके साथ सामाजिक में अन्याय हो रहा है, जो गैर बराबरी का शिकार लोग। आप मुझे पहले तो बताओ कि आप गरीबों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के पक्ष में हो या खिलाफ में हो? पहले अपना स्टेटस क्लियर करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ब्रजेश भाई, समाजवादी पार्टी का रुख हमेशा आरक्षण को लेकर के हमेशा स्पष्ट रहा है। हमने तो 50% के बैरियर को भी अपर्याप्त माना है। हमने हमेशा इसकी वकालत की है कि 50% कम है। इसमें बहुत सारे हमारे वो पिछड़ी जात के लोग, वो हमारे दलित भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें इनकी आबादी के अनुपात में कम मिल पा रहा है। हमने तो कहा कि आप तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे करेंगे? मतलब आपने अगर जातिगत आधार पे कोई गणना कराई है तो समाजवादी पार्टी ने तो सड़क से लेकर संसद तक मांग उठाई है कि आप उसको पब्लिक करिए और पब्लिक करिए। अगर आपको आज लगता है कि हमारे संविधान में आवश्यकता है एक संशोधन की, तो आपको ये कैबिनेट में अप्रूवल से पहले, आज आप समर्थन की बात कर रहे हैं, आपने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई? भाई, प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? अभी तक तो सवर्णों के पास प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो प्रमाण पत्र कैसे जारी होंगे? मुझे हैरत है। कैसे उसका राजनीति को भी ये निर्धारित करना होगा कि राजनीति किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाए। राजनीति ऐसे मुद्दों पे ना हो कि जिससे इंसान की गरीबी का मजाक उड़ाया जाए। आप जानते हैं अच्छी तरह कि संविधान के मूल मंत्र से छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। संविधान में आरक्षण तो बीजेपी क्यों कर रही है ऐसा? क्या वोट के लिए कर रही है? देश की वोट के लिए कर रही है? सर्वोच्च पंचायत, सर्वोच्च अदालत ने, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी नजीरें पेश की हैं जहां पे सरकारों को रोका गया है सीधे तौर पर। ऑलराइट दीपक सिंह, पहले तो कांग्रेस का पक्ष स्पष्ट ये होना चाहिए कि गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण मोदी सरकार देने जा रही है शैक्षणिक, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में और रोजगार में, कांग्रेस का क्या रुख है? ब्रजेश जी, पहली बात तो ये कि रोजगार है कहाँ? जो सरकार रोजगार गंवा रही, रोजगार की बात करना उसमें बेमानी होगी। दूसरा, ये मोदी सरकार का आखिरी जुमला है। अभी तक इन्होंने जितने जुमले चले उसमें से कौन सा सही हुआ? 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटी, गंगा सफाई, कुछ तो हुआ नहीं। और दूसरी बात ये समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के साथ मजाक किया है, ये मजाक इनके भारी पड़ने वाला है। मजाक कैसे? ये पहले जब सरकार जानती है, इंदिरा साहिनी संविधान पीठ में ये पहली बार एक बार गया था मामला, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही गई थी और संविधान पीठ ने नकार दिया था। तो
चूंकि ये संविधान में संशोधन, संविधान के उप समितियों में संशोधन, संविधान में संशोधन के 3 और पैरामीटर हैं, इसकी गुंजाइश होनी चाहिए, उसके बाद ही संविधान के किसी धारा में परिवर्तन किया जा सकता है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए स्टेट के संविधान में। तो जब ऐसी चीजें, ये तो गांव का जो जिनको आरक्षण की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसके पास रोजगार ना हो, लेकिन उसको इस बात की जानकारी है। तो कांग्रेस इस बिल के खिलाफ रहेगी या बिल को सपोर्ट करेगी, क्या करेगी? कांग्रेस इसका करेगी क्या? ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो समाज का दबा कुचला रहा उसके साथ रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा मांग की कि तो बीजेपी के बिल का सपोर्ट होगा? नहीं, बीजेपी के बिल का सपोर्ट बात नहीं की मैंने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा कोई कंफ्यूजन। ब्रजेश जी, एकदम चीजें क्लियर है। ये भारतीय जनता पार्टी का आखिरी जुमला है। इनकी सांसें निकल रही हैं, उखड़ रही हैं। सरकार अपने राफेल जैसे घोटाले से बचने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये नया सुधींद्र भदौरिया जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर हैं। धन्यवाद भदौरिया जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? और दूसरा एक सवाल निहित है कि क्या इसके पीछे वोट लेना मकसद है, राजनीति मकसद है, या चुनाव जो आ रहे हैं वो मकसद है? देखिए, मैं इस पूरी बहस के जो परिप्रेक्ष्य होना चाहिए उसके संदर्भ में कुछ बातों को उठाना चाहूँगा और कुछ उत्तर देना चाहूँगा। ये पिछले 2-3 दिनों से मोदी जी की घबराहट और इसके साथ साथ ये जो फैसले हुए, बहन मायावती जी की और अखिलेश जी की मुलाकात, और उसके बाद से जिस प्रकार से ये घबराई हुई, बौखलाई हुई सरकार है, ये तरह तरह के फैसले ले रही है। एक तरफ सीबीआई की रेड कर दे रही है, दूसरी तरफ ये जो फैसला होता है आरक्षण जैसी नीति का, ये बहुत सोचा समझा और बहुत विस्तार से उस पर अध्ययन किया हुआ फैसला होता है। SC/ST का रिजर्वेशन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय में दिया गया था, उस पर उसके पहले काफ़ी देर तक उस पर स्टडी हुई। इसी प्रकार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मंडल आयोग सन 1977 में जब सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तब उस समय मंडल आयोग बना था। BP मंडल उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने इस पर काफ़ी दिनों तक इस पर अध्ययन किया, तमाम शोध हुए और फिर एक नतीजे पर निकले, और फिर 12 साल लगा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में ये पारित हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, इनको कैसा अचानक एक दिन रात को जब इनकी जमीन खिसक गई, जब इनको लगा कि अब हमको कोई नहीं बचा सकता है। और बहन मायावती जी ने तो आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री थी उस समय लिखा था, इनको होश ही नहीं आया जब मायावती ने उस वक्त मुद्दा रखा था। चुनाव की संध्या बेला पर मायावती ने सवर्णों के लिए आरक्षण की डिमांड कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संध्या बेला पर, चुनाव की संध्या बेला पर ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये केवल उसी प्रकार से जैसे ये कह रहे थे कि 15 लाख रुपया हम सबके खाते में लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की उनकी पैदावार की उचित दाम देंगे, कर्जा माफ करेंगे, किसानों के आत्महत्या हो रही है वो खत्म कर देंगे। ये कुछ नहीं कर पाए, तो अब ये फाइनल जुमला है, ये जुमला इनका फ्लॉप होगा। और बहुजन समाज पार्टी और ये जो बहन मायावती जी की पहल हुई है, अखिलेश जी के साथ जो मीटिंग हुई है, अभी तो प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुए, उसी से इतना घबरा गए हैं ये लोग और इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं जो इनके लिए आप देखिएगा। मैं अवधेश वर्मा को इस डिबेट का हिस्सा बनाना चाहता हूं। अवधेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्या यह तकनीकी तौर पर संभव है कि 50% की लिमिट हम पार करके 60% तक आरक्षण में चले जाएं? और क्या वाकई में भी आरक्षण का क्राइटेरिया जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर होना चाहिए? देखिए, उससे सबको लाभ मिलेगा। देखिए ब्रजेश जी, आपने बहुत सही सवाल किया। जो संविधान में हमारी जो मूल भावना, संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण की कोई भी अभी व्यवस्था नहीं है। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो थे उनको लिए 340, 341, 342 में व्यवस्था थी। अब सवाल ये आ रहा है कि अगर ये संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये जो उचित समय, जो अभी आपने बहुत सही बात कही कि कैसे इनको बंटवारा, इनके पास जातिगत आधार पर जिन लोगों का भी इन्होंने जनगणना कराई उसका पहले खुलासा करना चाहिए था, उससे पता चलता कि इसकी कितनी संख्या है। और ये क्यों इसे घबरा गए? आपको याद होगा कि माननीय काशीराम कहा करते थे 85-15 की लड़ाई होनी चाहिए, और उसी 85-15 की लड़ाई पे आपको याद होगा कि एक बार सपा बसपा गठबंधन हुआ था जो बाद में टूट गया था। अब सपा बसपा का गठबंधन फिर हो गया 85-15। जब 85-15 की लड़ाई आ गई तो इनको लगा जल्दीबाजी में कि अब मैं क्या करूं, 15% को कैसे समेटूं। तो इन्होंने 15% को 10% में लाके बांधा, इसलिए बांधा कि कल को जब ये चुनाव आएगा तो कहेंगे देखो भैया 15% की आबादी वाले को मैंने 10% दे दिया और उधर 85% वाले केवल 50% पे सीमित हो गए हैं।
तो अभी एक बहुत बड़ा ये इनको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बैकवर्ड के लोग आएंगे कि हमारी 54% आबादी है, हमको 27% आरक्षण क्यों दे रहे हो? जब उनको 15 को 10 दिए हो तो 54 को जो आप 27 दे रहे हो उसका बढ़ाइए, फिर इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम चलेगी। और दूसरा चीज, सबसे बड़ी चीज है, संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। और ये कह रहे हैं कि कल मैं लाने जा रहा हूं संविधान संशोधन की बात। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 5 साल से पदोन्नति में आरक्षण का बिल उसी संसद में पड़ा है, उसके लिए मोदी जी को चिंता नहीं होती क्योंकि वो दलितों को केवल बेवकूफ बनाना चाहते हैं, उसको नहीं पास करेंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पदोन्नतियों में आरक्षण दे दो, हम लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब चिट्ठी लिखा तो कार्मिक विभाग जवाब देता है कि अभी उच्च स्तर पर कोई हमको निर्णय नहीं हुआ है। तो भाई उच्च स्तर के कौन लोग हैं? मोदी जी अगर उच्च स्तर पर यही सब करते हैं, दलित हो, बैकवर्ड हो और क्या कहते हैं सबको लड़ाते रहे, तो निर्णय लेने की हमको क्या मिलना चाहिए? और एक चीज आपको बता दूं ब्रजेश जी, ये जो पूरा मामला है इसको संविधान में संशोधन नहीं हो सकता इतना आसानी से। और उनको पता है भारतीय जनता पार्टी को, केवल अब ये चुनाव के लिए तैयारी कर ली है कि 85-15 की लड़ाई के में क्या हम लेकर निकले, इनके पास कोई। ऑलराइट, सीबी पांडे साहब मेरे साथ मौजूद है, संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनसे ही समझ लेते हैं कि क्या ये संभव है या नहीं है। सर बहुत धन्यवाद पांडे जी कि आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। आप थोड़ा हम लोग को गाइड करिए कि ये जो भारत की हुकूमत ये निर्णय लेने जा रही है, संविधान संशोधन लाने जा रही है कल सदन में, क्या ये तकनीकी तौर पर संभव है? और क्या हम अपर लिमिट जो कैप है 50% की वो हटा के हम 60% तक कर सकते हैं? और क्या ये 10% ही सिर्फ गरीब सवर्णों के लिए जायज है या बढ़े या घटे? इसकी क्या लीगल पोजीशन होनी चाहिए? सर थोड़ा सिनेरियो क्लियर करिए। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 16 में 2 कैटेगरी के आरक्षण है। एक है बैकवर्ड क्लासेज और दूसरा है ST/ST एक्ट को, उसमें प्रावधान दिया गया कि इन लोगों के लिए आरक्षण किया जा सकता है। बैकवर्ड क्लासेज के जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें उन्होंने व्याख्या किया कि बैकवर्ड का मतलब है कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड है उसको आरक्षण मिलेगा, उसे में OBC वालों को आरक्षण दिया जाता है। और ST/ST एक्ट के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो, अगर वो ST/ST जात के ही है तो उनको उसमें आरक्षण मिलता है, इसलिए उनके लिए जाति चाहिए। अब ये व्यवस्था जो हुई है इसमें मैं समझता नहीं कि ST/ST एक्ट वालों को क्या परेशानी है, उनको तो पूरा का पूरा आरक्षण जितना मिलना चाहिए उनको तो इस बात पर बहस भी नहीं करना चाहिए, उनको मिल रहा है मिलेगा। उसी तरह बैकवर्ड कास्ट के जो लोग OBC के हैं उनको मिलेगा। अब ये सवाल सिर्फ इतना है कि सवर्णों को जो उन्होंने देने को कहा है, क्या सवर्णों को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? ये अब सवर्ण लोगों पर बहस करना चाहिए, किस सवर्ण को मिलेगा, किस सवर्ण को, जो बार बार आप उठा रहे हैं कि कास्ट के आधार पर मिलेगा सवर्णों को, किस आधार पर मिलेगा, वो रेलिवेंट बात है। ये बहस में पूरी तरह ST/ST वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है और न पिछड़े वालों से मतलब जी। अब इन्होंने जो सवर्णों के लिए जो व्यवस्था की है उसमें ये कहा है कि सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो होंगे वो सवर्ण होंगे। पहले तो उन्होंने सवर्ण की व्याख्या की है, जात नहीं रखा है। सर क्राइटेरिया क्या होगा? कहा कि और इस क्राइटेरिया में एक बड़ा प्रश्न है सर कि मुसलमानों का क्या होगा? क्या वो सवर्ण माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? नहीं सब, जब उन्होंने जात रखा ही नहीं है, उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े हैं वो गरीब है उनको हम देंगे। तो अब सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से आप अगर आप कमीशन बैठा के ला देते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको ला सकते हैं, सभी सवर्णों का है, वहाँ जात नहीं रखा है। इसलिए ये कहना कि सवर्ण जात में ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय ये नहीं सवर्ण है, तुम्हें पता नहीं कितने आएंगे। अब उसके लिए वो संविधान तो व्यवस्था संविधान में भारत की हुकूमत कर पाने में सफल होगी, करके लाएंगे। नहीं ये देखिए, अभी तो संविधान में वो सांस्कृतिक और सामाजिक लाएंगे, उसके बाद कमीशन बैठाएंगे, कमीशन बैठा के तय करेंगे। मैं नहीं जानता कि यह 2-3 महीने में तय हो जाएगा, लेकिन एक उन्होंने कहा कि हम ये व्यवस्था संविधान में करके संशोधन लाएंगे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, उसमें जितने आ जाए। देखिए ये पूरी की पूरी जो है जो आरक्षण की व्यवस्था है, वर्तमान पूरी आरक्षण व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल बेकार है। आप हर जात के गरीब को दीजिए, दलित का गरीब हो उसको दीजिए, पिछड़े उसको दीजिए, सवर्ण का गरीब है। जिस दिन आप ये कर देंगे ये सारी समस्या का दूर। जी ऑलराइट, अजीत सिंह राणा मेरे साथ मौजूद हैं सर, जातियों के अगड़े उठा रहा SBSP के जनरल सेक्रेटरी हैं। यही सारी समस्या। राणा जी धन्यवाद, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। आप जिस डिमांड को लेकर लंबे समय से ऐलान कर रहे हैं, अभी तो उसी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आपने तो डिमांड की थी कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को बांट दिया जाए, वो बंटवारा अभी तक हुआ नहीं। ये नया प्रपोजल आ गया भारत की सरकार की तरफ से कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस विषय पर? ब्रजेश जी, हमारी पार्टी का बहुत पुराना स्टैंड है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए, न सिर्फ सवर्णों में बल्कि जो बैकवर्ड और SC/ST का आरक्षण मिलता है उनको भी जी
उसका आधार आर्थिक होना चाहिए। हमारे तमाम साथी जो ये बता रहे हैं कि संविधान की मूल भावना क्या थी आरक्षण देते समय, तो वह आरक्षण तो आज रह नहीं गया। जिस छुआछूत को लेकर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, आपकी पार्टी भारत की सरकार के इस मूव को बैक करेगी या नहीं करेगी? मतलब आप इस बिल के साथ हो या नहीं? हमारी पार्टी भारत सरकार के इस मूव को इसलिए नहीं बैक करती है क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये कर नहीं पाएंगे। ये इनका जुमला है। दीपक जी ने जो कहा कि ये इनका आखिरी जुमला है, तो ये इनका जुमला है। ये इसे कर नहीं पाएंगे। यदि इसके प्रति इनकी कोई वास्तविक और प्रतिबद्धता पूर्वक सोच होती तो इसको इन्हें और पहले करना चाहिए। कोई ऑफिशियल स्टैंड है कि जो बीजेपी कहेगी उसका उल्टा करोगे? नहीं, ये हमारा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। हाँ। मैंने कहा सरकार में भी रहोगे और सरकार के हर फैसले का विरोध भी करोगे। आरक्षण का आधार आर्थिक हो, यह हमारी पार्टी की मांग है। न सिर्फ सवर्णों में, सवर्ण में गरीब नहीं है क्या? ये हमारे तमाम सारे अरे अभी तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट यूपी में आप लागू नहीं करा पाए। उसको नहीं लागू, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये करेंगे कुछ नहीं। तो सरकार में क्यों बने हुए फिर, अगर आप ऐसी पोजीशन? सरकार में बने हुए हैं रोज उनको चौंकने के लिए कि ऐसा करो। ओके, ऑल राइट। रामेश्वर पांडे जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका अनुभव क्या कहता है कि भारत की हुकूमत ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी, और क्या वाकई में गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए? लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, आप सवर्ण कैसे चुनेंगे, उसका तरीका क्या होगा, इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, इसके प्रमाण पत्र कहां से जारी होंगे, और अल्टीमेटली क्या सिर्फ 10% मिले या ज्यादा मिले या आबादी जाति के आधार पर मिले? ढेरों सवाल है सर, जवाब आपसे चाहिए। ब्रजेश जी, सवाल ढेरों हैं और इन सवालों का हल बहुत पहले ढूंढा जाना चाहिए था। मायावती जी ने बहुत पहले ये बयान दिया था, कहा था कि हम गरीब सवर्णों को देंगे। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिन्होंने गरीब सवर्णों की बात नहीं की हो जी। आपको याद दिला दूं कि नरसिंह राव जी ने तो कोशिश की थी और जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये विफल हो गया। मोदी सरकार ये जानती है और भाजपा के लोग भी ये मांग करते रहे हैं, लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब कुल 98 दिन हैं। 2 दिन पहले 100 दिन थे, कल 97 दिन हो जाएंगे। नई सरकार आने में कुल 98 दिन, 97 दिन, 96 दिन, जब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तब आप पूरा कार्यकाल खत्म करने के बाद आप ये प्रस्ताव ला रहे हैं। पहली बात तो टाइमिंग गलत है। दूसरी बात कि ये इतना बड़ा फैसला है जो जिसको गेम चेंजर कह रहे हैं। इस फैसले के लिए पहले जातिगत आपको एक बाकायदा रजिस्टर बनाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कमीशन बिठाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट क्या होती है। अब तक आपके पास तमाम जो जातिगत आधार पर आपने किया है वो सार्वजनिक नहीं किया, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो पूरे देश को बदलने और संविधान, सुप्रीम कोर्ट की मूल, तो सर आप ये कहना चाहते हो मोटे मोटे तौर पर कि ये अभी दूर की कौड़ी है और इतना आसान नहीं है इसको लागू करना? जी हाँ, दूर की कौड़ी है। आपको पता है कि राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और इनके अपने सहयोगी दल भी आके दिखा रहे हैं। लोकसभा में भी इनको 2/3 बहुमत जुटाने में दिक्कत जी। ओके, जावेद अहमद जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। जी जावेद भाई, धन्यवाद, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। आपसे समझना चाहता हूं जावेद जी कि क्या राष्ट्रीय लोकदल भारत की सरकार के इस फैसले के साथ है या खिलाफ है? दूसरा, क्या ये चुनाव को देखकर लाया गया है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी सीरियस है गरीब सवर्णों को लेकर? ब्रजेश जी, पूछ लीजिए मेरे से कोई प्रश्न हो। झूठ के कारखाने से निकला ये एक बहुत बड़ा जुमला है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ का कारखाना नियंत्रित करती है, ये चलाती है। ये 4.5 साल तक कहाँ थे? अब ये संविधान में संशोधन कर लेंगे। ये मात्र वोट बटोरने की इनकी एक साजिश है। झूठ पर झूठ बोलते जाओ। ये मार्केट में जनमानस का टेम्परेचर नापते हैं, ये बुखार नापा करते हैं कि ये जुमला फेंको, देखते हैं कि जनता का बुखार कहां तक जाता है। ये तो जुमला आप फेंको, इसके साथ हो या खिलाफ हो? पहले तो ये स्टैंड क्लियर। खिलाफ होने का देखिए, आप जैसा आदरणीय पांडे जी ने कहा,
जातियों का राष्ट्रीय रजिस्टर क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? पहले रजिस्टर बन जाता। जिन जातियों की जनगणना हो चुकी है उनको आज तक प्रकाशित नहीं किया गया, उनका खुलासा नहीं किया गया जी। आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप अगर इतने ईमानदार हैं, आप गरीब सवर्णों के लिए इतने बड़े हितैषी हैं, तो आप 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? नौकरियां हैं नहीं जी। नौकरियां दिन पर दिन सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। जिनका 70 अब साल से आपके आरक्षण सबके चला सवाल रहा मैं है, इकट्ठा करता उनको हूं आप और आरक्षण सुरेश दे नहीं श्रीवास्तव पा जी रहे को वापस इस डिबेट में लाता हूं। मैं कुछ सवाल कहना चाहता हूं जी। मैं सर आऊंगा, मैं आता हूं सर, जरा सुरेश जी जवाब ले लूं, फिर फौरन आपके पास आता हूं और आप दोनों का आमना सामना भी कराऊंगा। सुरेश जी, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर वाकई में आप सीरियस हैं तो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट दीजिए, उसको सार्वजनिक करिए और इसका प्रॉपर बताइए कि कौन सवर्णों को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसकी क्या पोजीशन होगी, जाति के आधार पर मिलेगा या सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलेगा। एक सिनेरियो क्लियर होना चाहिए, अभी कंफ्यूजन बहुत है। ब्रजेश जी, सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है और अगर क्लियर नहीं होता तो ये विपक्षी पार्टियां आज बिल्कुल चारों खाने चित हो रही हैं, मोदी जी के निर्णय से बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये हाँ चारों और खाने जी परेशान है, कोई और नहीं परेशान। हाँ, Just आज wait, खाने सुनिए, चित हाँ आप ना हो में गए। जवाब प्लीज दे जावेद रहे- भाई प्लीज। हाँ ना में जवाब दे रहे भी असमर्थ हैं। हाँ। या तो कहें कि मोदी जी का निर्णय सही है और या कहें कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, इतनी खुल ही के बात पर बताऊं। कितनी चमक आ गई सुरेश जी को। जस्ट वेट, यस बोले। हाँ, मैं एक बात कहता हूं कि मोदी इनको जी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मोदी जी का निर्णय बिल्कुल सही है। ओके। सही समय पर निर्णय लिया है। All right. हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भजन मंडी नहीं है। हाँ। हम राजनीतिक पार्टी चलाते हैं इसलिए और चुन- राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं वो सही समय पर, क्या नोटबंदी का फैसला लिया गया नहीं लिया गया, इस पर लिया गया कि वोट हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जीएसटी का फैसला लिया गया। मोदी जी की मन की बात को कोई All right, भदौरिया जी, वो कोई ये बगल का भदौरिया आदमी जी, भी समझ नहीं पाता ये है। भजन मंडली नहीं है, ये हाँ, चुनाव ये लड़ते भजन मंडली नहीं, हैं, मैं इसलिए चुनाव चुनाव लड़ते हैं। फैसले लेते हैं। हम चुनाव अब आप लड़ते हैं। बताइए आपको क्या ऐतराज है? भदौरिया जी बताइए, ये भजन मंडली तो नहीं है। देखिए ये फैसले लेते हैं, जैसे इन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया 2% जीडीपी गिरा और 100 से लोग ज्यादा लाइन पे खड़े होके मर गए और अपनी पीठ फिर भी थपथपाते हैं। बड़ा अच्छी बात है, हमारी चिंता पीठ क्यों कर रहे हैं थपथपा भाई? सकते हैं, देश चाहे रोए। अपनी मैं चिंता ये कर रहे कहना चाहता हूं कि इनके बड़े मंत्री और बहुत बड़े नेता जो यहाँ बहस में बैठे हैं वो भी मानते हैं कि गडकरी जी बहुत बड़े नेता होंगे। तो गडकरी जी ने जब उनसे महाराष्ट्र में पूछा गया नागपुर के अंदर कि आरक्षण जो मराठाओं को है कैसे, उन्होंने कहा नौकरी तो है नहीं, आरक्षण की बात ही क्यों करते हो? अरे आप इतना बड़ा राष्ट्रीय फैसला करने जा रहे हो, इन्होंने क्या अपने एनडीए के पार्टनर से बात की? उनसे बात की जो शिवसेना के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये चोर हैं? क्या इन्होंने श्री नीतीश कुमार से बात की? राजभर क्या भी कह रहे चोर इन्होंने हैं। शिवसेना के अलावा इनके अकाली दल के सहयोगी हैं उनसे बात राजभर जी की की? जब इन्होंने पकड़ गए किसी सचिव से बात नहीं की। ये केवल कलाई इस खुल समय गई। बौखलाए और घबराए हुए हैं। जी। इनकी जमीन खिसक चुकी है। और मैं आपको बतला दूं, ये जो हार हुई है पिछले 5-6 जो असेंबलीज हुई हैं और साथ में उत्तर प्रदेश में जो सफाया हुआ है, अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से हम कुछ ऐसा काम करें, पर इनके हर कदम उल्टे पड़ रहे हैं। और मैं आपको बतला दूं कि ये कदम इतना उल्टा पड़ेगा कि इनको आने वाले दिनों के अंदर जितनी पहले इनकी सीटें आ रही थी उसकी आधी और रह जाएंगी अब। All right, yes, क्योंकि देखिए, इन कह रहे पर तो अब आपकी तो विश्वास जनता ही नहीं किसी का सुन रही है। उसी आपकी प्रकार सीटें से कम जैसे होंगी। 15 लाख रुपए जी, के सुरेश जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं दीपक जी को दूंगा। भारतीय जनता इन्होंने पार्टी नागरिकों को 15 लाख कभी रुपए वोट की चिंता नहीं करती है। पर आपने तो कहा कि आप भजन मंडली नहीं है। वोट की चिंता नहीं करती, वरना नोटबंदी का फैसला नहीं होता, जीएसटी का फैसला नहीं होता। सुन लिया भदौरिया जी आपने। एसटी एक्ट पर हम फैसला नहीं नोटबंदी लेते। के हमने फैसले बड़े-बड़े से फैसले किसको लिए। लाभ हुआ? हमने पता चला। नोटबंदी से सुन देश लीजिए, को भुखमरी हमने काट ले गए। हमने 1 करोड़ रोजगार कम हुआ। हमने पढ़ा आज मिलते देश का देश जो सारे जो फैसले ग्लोबल बराबर हो ग्लोबल जाएंगे, इंडेक्स का है, फैसला ये सारे देश हित में है, फैसले लोक मोदी हित जी में के है, समाज के हित में है। ऑलराइट, यस, दीपक जी रिस्पॉन्ड करें, दीपक अब जी तक रिस्पॉन्ड देखिए करें। भारतीय जनता पहले तो पार्टी ये बताइए कि सवर्ण कौन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ये जातिगत जनगणना होगी नहीं होगी? असीम पांडे भी ज्वाइन कर चुकी है। यस दीपक जी, go ahead। कंफ्यूज सरकार है ब्रजेश जी, इसको पता नहीं कौन से फैसले कब लेने चाहिए। अभी बड़ी सफाई से कह रहे जीएसटी हुई, आप घटा कह रहे हो, जो 3 राज्य हार के हटाना शुरू कर दिया। आपने नोटबंदी की, करोड़ों रोजगार चले गए, रोजगार देने की बात की, रोजगार कम हो गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए 55वें नंबर पर था भारत, 113वें नंबर 3 नंबर पर हो गया। गरीब हमारे भुखमरी बढ़ गई देश में। तो ये देश
कि सरकार जो है कंफ्यूज सरकार है। इसको लगता है अब पानी में फायदा है तो पानी भर देगी, शराब में फायदा शराब बेचवाना शुरू करेगी, टैक्स लगा देगी, किससे हम गोपाल एक छोटे से ब्रेक एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं, ब्रेक के फौरन उस पार आएंगे। हम सीधे चलेंगे अब्बास अली जैदी के पास और उनसे समझेंगे कि समाजवादी पार्टी अब इस राजनीतिक मूव के बाद भारतीय जनता पार्टी के क्या करने जा रही है, गरीब सवर्णों के बारे में क्या सोच और राय रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सियासत, सवर्ण और आरक्षण पर यह महा डिबेट जारी रहेगी। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया हुआ है और कल लोकसभा में यह अध्यादेश आने वाला है। मेरे साथ अब्बास अली जैदी मौजूद हैं। बगैर किसी फॉर्मेलिटी के डायरेक्ट उनके पास चलते हैं और उनके लिए दो सवाल है मेरे पास। पहली बात, क्या जातिगत आधार पर जनगणना का जो डेटा है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा, फिर मैं आपसे कैटेगरिकली पूछ रहा हूं कि क्या इस रिजर्वेशन सिस्टम में मुसलमानों को भी फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, इस 10% में मुसलमान सम्मिलित हैं या नहीं है? देखिए ब्रिजेश भाई, बहुत साफ तौर पे मैंने आपको कहा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सदन के हर हिस्से में इस बात को मजबूती से उठाए आए हैं कि अगर आपने जातिगत गणना कराई है तो उसको सार्वजनिक भी करिए। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए कि जाति किसकी कितनी आधार, किसकी कितनी आबादी है। और हमने ये भी कहा कि अगर आप इस डिजिटल इंडिया के दौर में आप आधार से जब सब कुछ लिंक कर सकते हैं तो जातियों को भी लिंक करके आरक्षण उनको आबादी के अनुपात दे दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदरणीय श्रद्धेय जज साहब ने एक बात कही, पांडे जी ने, कि संविधान में कहता है कि आप पिछड़ों को और दलितों को आरक्षण दे सकते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, और हकीकत भी है, कि आप पिछड़ों और दलितों को आरक्षण दे सकते हैं परंतु 50% से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आज आप 50% से ज्यादा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे वो 50% जो संविधान की भावना के लिए चुपचाप थे, उनको तब भी लगता था कि 50% आरक्षण कम है। आज आप 50% का जब आरक्षण का बैरियर हटाएंगे तो निश्चित तौर पर पिछड़े और दलित समाज के लोग ये मानेंगे और मांग भी करेंगे, और होनी भी चाहिए मांग, कि इस देश में हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि 50% अपर्याप्त है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत साफ तौर पे कहा, आपने जनगणना करा दी है, सार्वजनिक कीजिए। इस देश में किसी को पांडे जी को जोड़ लेते हैं आपके जवाब के साथ। हुआ है, पहले पांडे जी को कनेक्ट कर लेते हैं, पांडे को कनेक्ट कर लेते हैं। सारी जातियों को उनकी आबादी मैं करूंगा, फिर आपको तुरंत उनसे कनेक्ट कर दूंगा। सीपी पांडे साहब, आपने अभी अब्बास अली जैदी के भी सवाल सुने और मेरा भी आपसे सवाल है कि क्या हम आरक्षण की जो अपर कैप है 50% उसको पार कर सकते हैं, और क्या हम आरक्षण के दौर में एंट्री कर रहे हैं? हम वास्तविक तौर पर गरीब सवर्ण कौन बनेगा, ये हम चिन्हित कैसे करेंगे? ये जो कैप है ना, ये कैप तो जो आज जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से है कि सांस्कृतिक वो पिछड़े जो है शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और दलित है। अब आप जब उसमें संविधान में जोड़ने जा रहे हैं कि सामाजिक रूप के साथ सांस्कृतिक रूप भी जोड़ेंगे तो एक नई चीज आई ना, तो इस नई चीज को सुप्रीम कोर्ट सांस्कृतिक में क्या होगा? उसमें 50% का कैप आपको सर सांस्कृतिक में क्या तो ये क्राइटेरिया तय करेंगे कि सांस्कृतिक क्या होगा। सांस्कृतिक का मतलब ये है कि वो मान ली ऐसे लोग हैं जो कि उनके समाज में उतनी महत्ता उनको नहीं मिली है, उनको उतना सम्मान नहीं मिला है। बहुत ब्राह्मणों में भी बहुत सी जातियां हैं जो बहुत ही उनको सांस्कृतिक रूप से मानता नहीं, बल्कि वो अछूत के रूप में गिरी उरी लोग ऐसी जातियां हैं जिनको अछूत मानते हैं, या ब्राह्मण जितने हैं उनको अछूत मानते हैं। तो इन लोगों को हो सकता है कि दे, ये तो गवर्नमेंट तय करेगी कि वो सांस्कृतिक रूप से पिछड़े कौन है। उस समय 50 का कैप भी पास
बार हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक नई व्यवस्था है। बिल्कुल हो सकता है। अवधेश वर्मा को आपके साथ सर कनेक्ट करना चाहता हूं। अवधेश वर्मा की 1 मिनट बात सुन लें आप जी। एक चीज मैं जज साहब से एक चीज कह रहा हूं, जज साहब ने कहा कि आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, समाप्त कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। एक चीज आप समझिए ब्रिजेश जी, बहुत बड़ा सवाल, जज साहब की बड़ी इज्जत भी करता हूं, अगर ये जज साहब की ये भावना जो संविधान में दी गई व्यवस्था आरक्षण है उसके आधार पे हमें मिला है और उसको करे कोई मतलब नहीं, खत्म कर दो, तो जब ये जज की कुर्सी पर होंगे, नहीं रुक जाइए, जज साहब सुन लीजिए, अरे जज साहब सुन लीजिए, अरे सीबी पांडे साहब सुन लीजिए, नहीं खत्म होगा, अरे भाई सुन लीजिए, जब आप कुर्सी पर बैठे होंगे, अगर यही भावना आपकी रहेगी जब आप जज की कुर्सी पर बैठे होंगे तो आप किस प्रकार से निर्णय करेंगे? भी जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, जो पिछड़ों में है उनको गरीब को मिलना चाहिए, और सवर्णों में जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, ये व्यवस्था बना चाहिए। ये वर्तमान आरक्षण व्यवस्था बिल्कुल जातिवादी है, इसको खत्म करिए और हर जात के संविधान में दी गई व्यवस्था को लागू करने वाले जो लोग हैं कोई ईमानदार नहीं है, और आप जज की कुर्सी पर बैठ के इस तरह की बात करते हैं। आप अगर जज हैं जो आपको संविधान में व्यवस्था है उसकी इज्जत करना चाहिए, आपने गलत बात बोली है, इसीलिए हर जात के गरीबों को आरक्षण दीजिए, और आप उनको संविधान बना रहे हैं, संविधान हमको आपसे नहीं मिला है, हमको आरक्षण आपसे नहीं मिला है, सवर्णों में भी गरीब हो जिनको दीजिए और सवर्णों में भी जात के आधार पर दीजिए। ये सांस्कृतिक और पिछड़ेपन की व्यवस्था खत्म करिए, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो आरक्षण व्यवस्था है इससे देश तबाह होगा, जातिवाद बढ़ेगा, समाज में विद्रोह बढ़ेगा, हिंसा फैलेगी, मराठों का हो रहा है, जैसे पटेलों का हो रहा है, हर जगह हिंसा फैलेगी। ये आरक्षण व्यवस्था लाना पड़ेगा, इस नए आरक्षण व्यवस्था में हर जात के गरीबों को आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। ये मैं बात कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि दलितों का आरक्षण खत्म हो या पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो, मैंने कहा दलितों का भी आरक्षण है, पिछड़ों का भी आरक्षण है और सवर्णों के गरीबों का भी आरक्षण है। बात करता हूं और इसका हम लोग आंदोलन भी चला रहे हैं, हम देश भर में इसको बहुत प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मेरे साथ और भी मेहमान इस चर्चा का हिस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस डिबेट को एक सारगर्भित तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से सभी का पक्ष आ सके और जो जनता के मन में एक धुंध है हम उसको क्लैरिटी के साथ निकल सकें। हमारा प्रयास इस बात पर होना चाहिए। आपसी वाद विवाद या संवाद एक अलग विषय है। असीम पांडे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ब्राह्मण महासभा के यानी सवर्णों की कमेटी के अध्यक्ष हैं। असीम धन्यवाद। आज तो बहुत खुश हो गए भाई। नहीं, खुशी की बात नहीं है, बात यह है कि आज भी खुशी की बात नहीं। सवाल ये नहीं कि किस सिल से चला पत्थर, सवाल ये है कि जख्म कितना गहरा है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने बार बार सवर्णों को परेशान किया है, और ये आज से नहीं। इन्होंने जो है जब पहले मंदिर का नारा दिया और मंदिर का नारा देने के बाद हमारा मुख्यमंत्री होता था प्रदेश में, लेकिन उसके बाद से हमको एक भी मुख्यमंत्री अपना नहीं मिला। हमने बार बार इनकी सरकार बनाई, अपना उसके बाद मतलब इन्होंने मंडल मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री आप मुख्यमंत्री भी जातियों में हमारी जात का मुख्यमंत्री होता था। मैं सब अपनी जात की बात कर रहे हैं, तो हम भी अपनी जात की बात करने के लिए हम उन्मुक्त हैं। तो जब उस समय हम लोगों ने जो है इनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो इन्होंने सबसे पहले मंडल के द्वारा जो हमारे ऊपर अत्याचार किया। कई जवान जल गए उसमें, लेकिन इन्होंने जो है तो अब तो 10% आरक्षण दे रहे हैं, खुश हो जाना चाहिए। नहीं, ये आरक्षण मिलने वाला कहाँ है? नहीं मिलेगा। कोर्ट में भी जाएगा मामला और सब तरीके से जाएगा। जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ये कहीं से आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ये 4.5 साल क्या करते रहे? 4.5 साल में इनको जो है आरक्षण देना चाहिए था, अगर देने के लिए मानसिकता बांधे थे। ये तो अभी जो इन्होंने SC/ST एक्ट के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले के खिलाफ ये गए और उस पर काला कानून लेकर आए। उस काला कानून लाने के बाद में जो 5 प्रदेशों में इनके हसर हुआ है, जिस तरीके से 19 राज्यों में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, वो जीतते चले जा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने सवर्णों के साथ अत्याचार किया, नोटबंदी पे रामेश्वर पांडे जी, रामेश्वर जी, एक मिनट, नोटबंदी पर सरकार नहीं गई, ये सरकार GST पे नहीं गई, ये सरकार महंगाई पे नहीं गई, लेकिन जब इन्होंने जाति करना शुरू कर दिया तो ये सरकार चली गई। रामेश्वर पांडे जी, क्या जातिगत जनगणना के डेटा को बदलने का काम सार्वजनिक किया करने है? चाहिए और हमको आबादी के आधार पर आरक्षण देने की आवश्यकता है या आर्थिक आधार पर सिर्फ एक ही फार्मूला इस देश में हो? नहीं, आरक्षण की आप रुकिए असीम जी, अब मैं रामेश्वर पांडे जी सवाल कर रहा हूं। देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया था, कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र जातिगत जो जिस तरह के जहर फैले हैं समाज में और अलग अलग जातियों की मांग हो रही है, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे देश की जो व्यवहारिक स्थितियां हैं, सामाजिक न्याय नहीं मिला, तो वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए
आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन क्या ये अनंत काल तक और ये लगातार बढ़ता चला जाए? तो पर सर अब तो सवर्णों को भी आरक्षण मिल रहा है सर। अन्याय और दूसरी बात यह है कि 10% ही क्यों, नहीं 5% क्यों नहीं या 15% क्यों नहीं? ये क्या क्राइटेरिया कि 10% देंगे? इसका क्या मैकेनिज्म है? इसका क्या मतलब, मैं समझना चाहता हूं थोड़ा इसको। देखिए ऐसा है कि अगर जिस तरह 10% और 20% और अलग अलग गुर्जर समाज और जाट समाज, तो या तो आप चले जाइए कि हिंदुस्तान में सारी आबादियों की जनगणना करा लीजिए और आबादी के आधार पर आरक्षण कर दिए, आरक्षण और आरक्षित लोकतंत्र चलाइए, या संविधान की मूल भावना को समझते हुए कुछ लोगों को जो बहुत ही पीछे रह गए हैं उनका सामाजिक विकास करिए, लेकिन लक्ष्य ये रखिए कि हम एक दिन समाज में उस स्थिति में रहेंगे कि आरक्षण मांगने की जरूरत न पड़े। और अजीत राणा तो मौजूद है मेरे साथ। आरक्षण जरूरी है, आरक्षण जरूरी है जिनके साथ अन्याय हुआ है और सत्ता में बैठे हुए अजीत राणा, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो गरीबों को, गरीब सवर्णों को रिजर्वेशन, पहला मुद्दा। अभी आंकड़े आए थे और आपने देखा होगा जी पांडे जी कि ओबीसी में लाभ पाने वाले सिर्फ 2 बड़ी जातियां थी। जी करेक्ट, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं और अजीत राणा को जोड़ना चाहता हूं आपके साथ। उन जातियों को जी आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। पिछड़ी जातियों के आरक्षण को डिवाइड करने की एक पहल शुरू हुई और सामाजिक न्याय समिति के यूपी में रिपोर्ट भी आई पड़ी हुई है। पहले तो वही बंट जाए, बहुत बड़ी बात है। तो ये गरीब सवर्णों को कैसे आरक्षण मिल पाएगा? नहीं, गरीब सवर्णों, आप तो आरक्षण में भी आरक्षण बंटवारा चाहते हो। और आज अनुप्रिया पटेल की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि जब तक जातिगत जनगणना ना हो जाए, जब तक किस जाति का कितनी आबादी है उस आधार पर तय हो जाए, तब तक ये पिछड़ों को बांटने की साजिश उन्होंने कहा है। और आप वो साजिश के पहल आप कर रहे हो, यही बोला है ना? यस गो अहेड। मैं उस साजिश की पहल नहीं कर रहा हूं, बल्कि उन लोगों की साजिश का पर्दाफाश होगा। अगर ये आरक्षण में डिवीजन हो जाएगा तो कुछ बड़ी जातियों के द्वारा जो बैकवर्ड में हैं, जो लूट की जा रही है 27% आरक्षण की, इसका खुलासा हो जाएगा। वास्तव में जिन लोगों को संविधान की मूल भावना के तहत आरक्षण पाना चाहिए था, वो तमाम सारे बैकवर्ड पर ये तो पिछड़ों से लड़ाना हुआ ना? नहीं, ये कौन सी बात है? अभी अब आप कहेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट में इस जाति को दो, इस जाति को कम करो। नहीं सर। फिर उसके बाद कहो कि गरीब सवर्णों में मिश्रा जी लोगों को इतना, पांडे को इतना, तिवारी को इतना, दुबे को इतना, चतुर्वेदी को इतना, गिरी जी को इतना। अरे क्या मजाक बना रखा है भाई अजीत राणा? ये देश संविधान से चलेगा कि एक दिन ओवरनाइट आपकी नींद खुली और आप लेके मुद्दा निकल गए? नहीं, ओवरनाइट नींद नहीं खुली। बीपी मंडल कमीशन में ही अन्याय हुआ था। आप हमको जरा से बता दीजिए कि 27% का आरक्षण इतने वर्षों से मिल रहा है, जिन जातियों की हम बात करते हैं उन जातियों का नौकरी में क्या प्रतिशत है? उन जातियों का नौकरी में क्या प्रतिशत है? और जो तो ये डेटा तो पहले सार्वजनिक हो। मुद्दा तो इसी बात का है ना कि वो डेटा सार्वजनिक हो जाए। जाति जो बिल्कुल आपने बिरजा जी सही कहा, जो जातिगत जनगणना का जो डेटा है वो सार्वजनिक हो जाए, कर दिए। और किसकी कितनी संख्या है उसके हिसाब से आप पता चल जाए। ओके जावेद अहमद, क्या जातिगत जनगणना को ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता के सामने रख देना चाहिए कि ये जाति के इतनी आबादी है देश में, और फिर एक आरक्षण पर आर्थिक आधार पर तय कर दिया जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से ब्रिजेश जी आपकी बात से सहमत हूं। जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के साथ साथ वो रजिस्टर बन के सामने आवे। और आर्थिक आधार, जैसे पांडे जी ने कहा, सांस्कृतिक आधार क्या है? एक समय सन 78 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो सांस्कृतिक भाषा के नाम पर बड़ा विरोध हुआ था पार्टी के अंदर कि कौन कौन भाषाएं सांस्कृतिक है। अब व्यक्ति सांस्कृतिक हो जाएगा, बाकी सब क्या अनकल्चर्ड लोग हैं? ये किसी के साथ अन्याय है, ये अपमानजनक। ये पांडे जी सम्मानजनक शब्द नहीं है आप जैसे व्यक्तित्व के लिए कि आप ऐसा हम लोग गैर सांस्कृतिक हो गए, सांस्कृतिक होगा। देखिए ये थोड़ा सा आप बुजुर्ग हैं हमारे, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। अरे हम नहीं कर रहे, ये सम्मानजनक शब्द नहीं बता पाएंगे। ये सरकार की बात है। मैं अवधेश जी की भी बात से सहमत हूं। जातीय जनगणना के साथ साथ
राज्य और केंद्रीय नौकरियों में किस जात का कितना प्रतिनिधित्व है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये दोनों चीजों का खुलासा होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी तो जैसे आदरणीय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि हम भजन मंडली नहीं, अरे आपकी भजन मंडली आपसे नाराज बैठी हुई है, आप भजन कर ही नहीं पा रहे हैं। जब आप भजन नहीं कर पाएंगे तो आप इसी तरीके के नए नए सुरेश जी का जवाब ले लेते हैं, फिर एक राउंड और घूम लेंगे। और इस देश के सामाजिक ताने बाने को चलिए सुरेश जी एक एक करके जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना का डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक करते हो? और ये भी बताओ कि किस जाति को कितना अपलिफ्टमेंट हुआ है। ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देश संविधान से चलता है और उसी को भारतीय जनता पार्टी अमेंडमेंट करने के लिए वो जा रही है। हम अमेंडमेंट करके ही, कानून का रूप बना करके ही हम 10% आरक्षण गरीबों के लिए 10 ही क्यों दोगे? 15 दे दो। नहीं, ये या 5 दे दो। 10 क्यों दे रहे हो? ये क्या मैं थोड़ा समझाऊं मुझे। 10 ही क्यों? ये सवाल नहीं है। सवाल इस बात का जो सत्ता में बैठा होता है वो ये तय करता है कि भाई अगर मेरी आबादी, मेरी जाति की आबादी 20% है तो मुझे 20% दे दो। मुझे बोलने दीजिए। आप 10 क्यों दे रहे हो मुझे? विजय जी मुझे बोलने दीजिए। देखिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, आपको पता नहीं होता नहीं होता है कि जब नेवला और सांप एक साथ बैठ जाते हैं, दोनों कौन नेवला कौन? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ओह माय गॉड, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। नेवला और सांप जब बैठ जाते हैं और उनकी भाषा एक होने लगती है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, हमारा अनुरोध है। किसको भारतीय जनता पार्टी यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। देश में पिछड़ों को, दलितों को, आप बता रहा हूँ, आप इस देश में जहाँ सामाजिक न्याय क्या कह दिया? मीराबाई कौन नेवला है? कौन सा गेस्ट हाउस? मीराबाई गेस्ट हाउस मत बोलो। आपके इसी अहंकार का जवाब गोरखपुर और फूलपुर मार में मिलेगा। मार देते अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां पर नहीं होते। आप इससे बात मत करिए। एक एक करके उदाहरण दे रहा हूँ, एक सेकंड उदाहरण दे रहा हूँ। मायावती नेवला साहब कैसे कह सकते हैं? क्यों करूँ? नेवला किसको? मायावती जी को वीवीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर मीराबाई गेस्ट हाउस। नेवला साहब की बात है। कब आप राजनीति में नहीं थे, केवल ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था, वरना मैंने नेवला दलित का अपमान कर रहे हैं। दलित का अपमान नहीं कर रहे। आप दलित और बैकवर्ड को नेवला और सांप बनाएंगे? दलित बिल्कुल नहीं। दलित माने अनुसूचित नहीं होता है। दलित माने आप चुप रहिए। दलित माने अनुसूचित नहीं होता है। दलित अनुसूचित नहीं होता है। कैसे आप कह रहे हैं? दलित की परिभाषा पढ़िए। आप कैसे आपने कह दिया नेवला साहब? किसी को आप नेवला साहब कैसे कहेंगे? मैंने किसको क्यों पूछ रहे हो? किसी को नहीं कह सकते। अरे क्यों उछल रहे हो? नहीं कह सकते। उछल क्यों रहे हो? संविधान में उछल क्यों रहे हो? हिसाब से ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। बिल्कुल नहीं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। पार्लियामेंट्री सांप और नेवला अगर नहीं होगा तो जो कहिए हम दंड दीजिएगा। सांप और नेवला भाई कहां पार्लियामेंट्री? क्या बात करते हो? पढ़ो, पहले पढ़ लो, पढ़ो। अरे लगता है आप ही ने पढ़ा। हम ज्यादा पढ़े ज्यादा कम पढ़ा है क्या? हमने भी इस तरह बात करिए। मैं अगर याद दिलाऊंगा, विधायक जी आप सीनियर हैं, आप ये किसी को नेवला साहब मत बनाइए। मैं किसी नहीं कह रहा हूँ, किसी ने कहिए। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, मैं अपना शब्द को कह रहा हूँ। अपनी बात वापस लेंगे। एक सेकंड रुकिए, अपनी बात वापस लेंगे। नेवर, आई कैन नॉट। देखिए ब्रिजेश, पार्लियामेंट्री मैं एक बात बात मैंने कहना किसी बात में किया चाहूंगा। है। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सामाजिक न्याय की बात कर रही है, अपनी बात वापस नहीं लेंगे। अब आप बताओ। की बात कर रही है इनको तो नहीं लेंगे। समझना चाहिए कि इस देश में जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी का सदस्य रहा है, किसको साथ नेवला बोल रहे हैं? जस्ट वेट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, जहां पर एक अच्छी बहस हो रही हो, चर्चा हो रही हो, वहां पर लाकर ये अपनी मानसिकता छोड़ते हैं। इनकी नेवला साहब इनकी मानसिकता है जिसका परिचय देते हैं। असल मुद्दा ये है कि ये कुछ करने लायक नहीं बचे, सरकार चलाना इनको आता नहीं है। ये घबराई हुई सरकार, घबराए हुए प्रधानमंत्री एक घबराया हुआ जिसका निर्णय नहीं हो सकता है ऐसा बिल लेकर आए हैं। और मुझे लगता है राफेल घोटाले से बचने का एक तरीका लेकर आए हैं। उस तरह से उपमा देना ठीक बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीजें
कह सकती है, वो संविधान भी बदल सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बदल सकती है। राफेल आता है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लो, SC/ST पर फैसला आता है तो कहते हैं इसको नहीं मानेंगे, राम जन्मभूमि नहीं बनाना होगा मंदिर वहां पे तो कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए बैठे हुए हैं। अरे तो 10% दे तो रहे हैं आपको पांडे जी। नहीं, 10% ये दे रहे हैं, 10% कहीं मिलना ही नहीं है। ये तो 10% एक जुमला छोड़ दिया गया है, जैसे क्योटो बना रहे थे, वहां पे क्योटो बनाने के नाम पे मंदिर तोड़ दिए गए। आज वहां पे स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी वहां पे अनशन पे बैठे हुए हैं, 80 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। तो इस तरीके से जिस तरीके से समाज को भरमाया जा रहा है, हिंदू के नाम पे भरमाया जा रहा है, जातियों के नाम पे भरमाया जा रहा है, सवर्णों पे अत्याचार किया जा रहा है, इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं जिसके ऊपर अत्याचार नहीं किया। यस, अजीत सिंह राणा जो उपमा दी इन्होंने अभी सुरेश श्रीवास्तव जी ने, आप सहमत हो उससे? नहीं, उससे सहमत नहीं है, उससे सहमत नहीं है। साफ नेवला कहने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन विरुद्धों का सामंजस्य जब हो जाता है तब इस तरह की कुछ बातें होती है। वो किसी संदर्भ में कहते रहे होंगे वरिष्ठ। जावेद अहमद, क्या सहमत हुआ जा सकता है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं श्रीवास्तव जी बहुत सम्मानित हैं, सदन में है, मैं इनकी बात से किसी कीमत पर सहमत नहीं हूँ। और अगर ये जनसंघ और RSS की जो पीढ़ी है, जो विचार है, अगर ये उसका दावा करते हैं कि हम बड़े संस्कारी लोग हैं, तो आपको अपनी बात को वापस ले लेना चाहिए निश्चित रूप से। मैं ब्रजेश जी एक बात और कहना आपकी बात क्यों मान ले भाई? आप कौन होते हैं इनको सलाह देने वाले? ना माने, टेलीविजन पे सब देख रहे हैं भारत समाचार को कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संस्कारी और शिष्टाचारी पार्टी है, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस जाति जनगणना के मामले में उर्मी उत्तर प्रदेश में पिछड़े में है, गुजरात में सवाल है, वो आरक्षण के लिए जंग छेड़े हुए है, हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर। ओके, इनको आप ये राज्यों में सीबी पांडे साहब तकनीकी तौर पर ये 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण अगर कल सरकार पहल शुरू करती है तो कब तक एक्सपेक्टेड किया जाए, कब तक उम्मीद की जाए, और इसका प्रोसीजर क्या होगा? ये तो अभी वो देखिए, अभी तो संविधान में व्यवस्था होगी। संविधान में के द्वारा आरक्षण दिया नहीं गया है, संविधान के द्वारा आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है कि संविधान में जब प्राविधान होगा तो उसे आरक्षण मिल जाएगा। तो अभी तो गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण देने के लिए संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो वो व्यवस्था पहले संविधान में संशोधन करके करेंगे कि जो सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो सवर्ण पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण दिया जा सकता है। फिर सरकार उनको 10% आरक्षण देगी, फिर सरकार अपना कानून लाए। रामेश्वर पांडे जी, क्या ये चुनावी स्टंट है या वाकई में सरकार गरीब सवर्णों का हित चाहती है? रामेश्वर पांडे जी, देखिए, अगर गरीब सवर्णों का हित चाहते तो ये मांग बहुत पुरानी थी। ये कुल 100 दिन बचे हैं और ये पहल कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये उचित समय नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि इनको सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, विपक्ष को भी, अपने सहयोगी दलों को। जी, अवधेश वर्मा, अगर गरीब सवर्णों को आरक्षण मिल रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और क्या बात पांडे श्रीवास्तव जी की कौन सी बात आपको बुरी लग गई? बिल्कुल, आपने ब्रजेश जी बहुत सही सवाल किया, उनको आप दीजिए, संवैधानिक रूप से दीजिए, जुमला फेंक कर मत दीजिए। भजन करके आरक्षण नहीं निकलता, लोकसभा में चर्चा करके आरक्षण निकलता है। भजन कंपनी ड्रामा, भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कंपनी। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि नेवला साहब, देखिए ये कहा संविधान में लिखा है, है, तो शब्द पकड़ लिया। अरे भाई, संविधान में नहीं लिखा है, संवैधानिक चर्चा हो रही है, तो यहाँ संवैधानिक रूप से लोगों को अपनी बात रखना चाहिए। आप किसी को अगर कहेंगे, वो किसी भी नेता को आप कहेंगे, वो एक तरीके से आप उस जाति पर एक बहुत बड़ा आप उसको नेवला बनाते रहे, सांप बनाते रहे। इसी प्रकार से आपने कहा हनुमान जी दलित है। अब ये लोग तो पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। अभी कल को जब यहाँ डिबेट से निकलेंगे तो एक ये भी बात शुरू हो जाएगी कि 85-15 की लड़ाई में जुमला और सांप निकल आया। अब भैया तो यही बताएं कि कहां से निकल आया। श्रीवास्तव जी कंप्लीट करिए आप अपनी बात। ये सवर्ण आयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? आप चाहें तो बात ब्रजेश भाई, ये सवर्ण आयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल माफी मांगने का सवाल नहीं उठता है, बात वापस ले सकते हैं। कोई बात नहीं है, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। मैंने जानबूझकर की बात कही है जी, आप के लोग के जब मैंने कह दिया कि देश का दुर्भाग्य की नेवला साफ नाजीवादी लोग हैं आप लोग। बता दीजिए कौन है ना भाई? क्या आप सब आपके 2019 में कह रहा हूँ नाजीवादी लोग हैं, लेकिन छल नहीं पाएंगे। 2019 में यही नेवला साफ चलेगा, 2019 में यही नेवला साहब से बना लेना। बात आप कैसे बना रहे? किसी को सहमत हुआ जाए। 2017 के चुनाव में 2019 आपने अब्बास अली जवाब दे देंगे। कांग्रेस आपको पहले भी इन्होंने सांप नेवला बोला था। निश्चित तौर पर इस देश में संविधान में व्यवस्था भी इसीलिए की गई थी क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे लोग थे
जो इस देश के लोगों को ही संज्ञा देते थे सांप और नेवले की, और वो सोच आज भी जीवित है समाज में। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप वाकई सामाजिक न्याय की बात करते हैं और 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ रहे हैं, दीपक सिंह 10 तो सेकंड, सबको 10 सेकंड, आबादी ऑलराइट, के प्लीज, हिसाब- प्लीज, ये समाज, ये मानसिकता जो सांप नेवला गंदी बातें करते हैं, समाज तोड़ने की बात करते हैं, 2019 में इनको जवाब मिलेगा। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, राफेल चोरों को देश से जाना होगा। असीम पांडे 10 सेकंड। ये सांप नेवले की जो बात है, तो ऐसे मदारी लोग ये सब बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि ये केवल सवर्ण आयोग की मांग मान लें तो हम लोग जान जाए कि सवर्णों के पक्ष में कुछ रखना चाहते हैं। सवर्ण आयोग बना, मदारी मत बोलो यार। देखिए ऐसा है कि ये निर्णय हमारा नेतृत्व करता है, हमारी पार्टी में कोई बचकाना नेतृत्व नहीं है। वो मदारी बोल रहे हैं, जो लोकसभा के अंदर आंख मारे। ये सांप नेवला वाली बात वापस लेना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो मदारी बोल रहे हैं आप। I will like to leave the debate, but I cannot. ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, डिबेट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहस को आपने कहीं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।